हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, वापस से बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर, जो यूनिट आपने स्टार्ट कर रखा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में काफी कुछ आपने डिस्कस कर लिया प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जिसमें बेसिक्स जनरल टर्म्स के बारे में, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, और काफी सारे क्वेश्चंस आपने परफॉर्म किए। तो आज की क्लास में थोड़ा सा एनसीईआरटी से आपके डिफरेंट टॉपिक में मैं आपसे बात कर रहा हूं, है आपका ईपी का, लेकिन इस पे एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हर बार इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करता है बोर्ड पेपर के अंदर। तो वो ऐसा क्या पॉइंट है, ऐसा क्या टॉपिक है जिसपे एनसीईआरटी पे क्वेश्चन नहीं है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं? तो देखिए, मैं आपको पहले उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में जब 3 टर्म्स दे रखे होते हैं और मैं उन 3 टर्म्स को स्टैंडर्ड कंसीडर करता हूं, ए, बी एंड सी। सिर्फ 3 ही टर्म्स के बारे में है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब ये अगर 3 टर्म्स जिनको मैंने एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट वैल्यू को ए से लिखा है, सेकंड वैल्यू को बी से लिखा है, थर्ड वैल्यू को सी से लिखा है, जनरली A1, A2, A3 होता है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, लेकिन मैं यहाँ पे मेरे 3 टर्म्स जो एपी के हैं उनको ए, बी और सी के फॉर्म में लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ए, बी और सी आपके एपी की 3 टर्म्स है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके दे रहा है, तो डेफिनेटली इफ ए, बी, सी आर इन एपी, देयरफॉर अगर ये एपी में है तो सबको पता है उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर 3 नंबर्स एपी में अगर होते हैं तो A2 और A1 का डिफरेंस और A3 और A2 का डिफरेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या वो एपी बनेंगे? 3 टर्म्स एपी के अंदर नहीं बनेंगे। सो इफ 3 नंबर्स आर इन द एपी, देयरफॉर A2 minus A1 इक्वल टू A3 minus A2। कंडीशन देखिए, अब ए बी सी में A2 आपका B है, A1 आपका A है, A3 आपका C है, A2 आपका B है। तो कैलकुलेशंस अगर रिड्यूस करते हैं तो B माइनस बी चेंज इनटू प्लस बी, माइनस से उधर चेंज होके प्लस ए प्लस सी, बी प्लस बी 2b हो गया, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो वैल्यू कैलकुलेट करने पे b का आंसर आता है a प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस बी सॉरी b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो b का वैल्यू a प्लस सी अपॉन 2 करने पे आता है, तो इतना तो आप सबको ही पता है कि अगर कोई 2 टर्म्स को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करते हो, 2 ही नंबर से उसको ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करते हो, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा उसका मीन होता है या नहीं होता है? मीन का क्वेश्चन किया है ना एवरेज 9th क्लास के अंदर, कैसे करते हैं? जितने नंबर से उनको ऐड करके उतने से डिवाइड कर दो। तो 2 ही नंबर अगर मैं लेता हूं, जो एक ए है और एक सी है, तो दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा तो वो इन दोनों का क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। तो ये एक पॉइंट है थ्योरेटिकल, क्या, if A, B, C are in AP, if 3 terms A, B, C are in AP, then B is the arithmetic mean of A and C। तो लिखिए कॉपी में स्टेटमेंट, फटाफट से कॉपी में जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं वो लिखिए। if 3 terms A, B, C are in AP, if 3 terms A, B, C are in AP, then B is the arithmetic mean of A and C। If 3 terms A, B, C are in AP, then B is the arithmetic mean of A and C। B is the arithmetic mean of A and C। कैसे? तो यहां से नोट करो, कंडीशन क्या है, since A, B, C are in AP, अगर A, B, C अगर आपके AP में है तो therefore A2 minus A1 इक्वल होगा किसके, A3 minus A2 के। नोट कर लीजिए ये कंडीशन, A, B, C are in AP, therefore A2 minus A1 इक्वल टू A3 minus A2। अप्लाई किया, सॉल्व किया, B is equal to A plus C upon 2, that's why B is the arithmetic mean of A and C। तो कोई भी जब 3 नंबर एपी में होते हैं, जब भी कोई 3 नंबर्स क्वेश्चंस में अगर एपी में है, तो या तो आप उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस करके सॉल्व कर लीजिए, और या आप डायरेक्टली जो आपका 3 टर्म्स के अंदर जो मिडल वैल्यू होता है, 3 नंबर्स में से जो मिडल वैल्यू है, वो आपके फर्स्ट और लास्ट का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ये कंडीशन क्लियर है? इसके बाद में देखिए, अगर क्वेश्चंस के अंदर कभी भी
3 टर्म्स पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको परफॉर्म करना है, या क्वेश्चन में किसी एपी के अंदर 4 टर्म्स पे काम करना है, या सपोज दैट किसी क्वेश्चन में एपी में 5 टर्म्स पे काम करना है, तो हमेशा क्या करना होता है, थोड़ा सा तरीका चेंज करना है, पैटर्न बदलना है। पैटर्न बदल के कैसे करेंगे, सपोज दैट मैं आपसे कहता हूं फाइंड द 3 नंबर्स ऑफ एन एपी। एपी के 3 ही नंबर्स है, एपी के 3 ही नंबर्स को फाइंड आउट करना है, उसके अलावा कोई, मतलब उस एपी के अंदर टोटल टर्म्स ही कितने हैं, 3 ही टर्म्स है। तो एपी में अगर टर्म्स ही 3 और अगर उनको फाइंड आउट करना है तो उनको कभी भी A1 A2 A3 लैट नहीं करेंगे। एपी के अगर 3 ही टर्म्स को फाइंड आउट करना है तो हमेशा उनको लैट करने का तरीका A माइनस डी A प्लस डी, ये आपको समझना पड़ेगा बेटा। आपको बताऊंगा भी ये ऐसा क्यों होता है। अगर एपी के 3 ही टर्म्स पे क्वेश्चन आता है तो उन 3 टर्म्स को हमेशा आपको स्टैंडर्ड क्या लैट करना है, A माइनस डी A प्लस डी, और इस कंडीशन में जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका डी है। इस कंडीशन में जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका डी है। जब 4 टर्म्स आते हैं तो 4 टर्म्स को लैट करते हैं A माइनस 3D, क्या लैट करते हैं A माइनस 3D, फिर लैट करते हैं A माइनस डी, फिर लैट करते हैं A प्लस डी, और फिर लैट करते हैं A प्लस 3D। तो यहां जो कॉमन डिफरेंस है इस कंडीशन में वो आपके 2D का है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये एपी के 3 टर्म्स और 4 टर्म्स की कंडीशन। 5 टर्म्स है तो सेम वही कंडीशन, A माइनस 2D A माइनस डी A प्लस डी A प्लस 2D, और यहां फिर से कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका D है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब सपोज दैट एक कोई क्वेश्चन की कंडीशन ऐसी है, जैसे मैंने एक लैंग्वेज आपसे बोला, क्या, इफ the 3 angles of a triangle are in AP, if 3 angles of a triangle are in AP, या मैंने क्वेश्चन कहा आपसे divide 30 into 3 parts, divide 30 into 3 parts and each and form an AP, divide 30 into 3 parts which form an AP। तो जब भी किसी क्वेश्चंस के अंदर किसी वैल्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और वो 3 पार्ट्स आपके AP से रिलेटेड है, अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी वैल्यू को या किसी कंडीशन को 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो आपको फाइंड आउट करना है कि वो 3 पार्ट्स क्या है, और कंडीशन क्या है, दैट 3 पार्ट आर इन द एपी। तो जब भी वो 3 पार्ट्स एपी में या 4 पार्ट्स एपी में है तो आप हमेशा लेट करेंगे, लेट द 3 पार्ट्स ऑफ एपी A माइनस डी A प्लस डी। उसका रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि डिवाइड 30 इंटू 3 पार्ट्स, तो अगर मैं 3 पार्ट्स को A माइनस डी A और A प्लस डी लेट करता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों का सम कितना होगा, 30 को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, तो तीनों पार्ट्स का सम कितना होगा, 30 होगा। तो अगर इन तीनों पार्ट्स को ऐड करता हूं तो D और D माइनस डी प्लस डी एक्सप्रेशन में कैंसिल होकर सिर्फ किसका वैल्यू आ जाएगा, A का। और यही अगर स्टैंडर्ड कन्वेंशनल तरीके से बात करें, और अगर आप A1 A2 A3 लैट करोगे तो आप सबको पता है फर्स्ट 3 क्या बनेंगे, A1 आपका A होता है, A2 आपका A प्लस डी होता है, A3 आपका A प्लस 2D होता है। तो इसमें A और D में एक लीनियर इक्वेशन आएगा, फिर एक और कंडीशन लीनियर इक्वेशन आएगा, फिर दोनों में आपस में, तो बहुत एक कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यही अगर आप इस तरीके से लिख लेते तो बहुत आसान रहता है। बेसिकली एपी किसको कहते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अगर मैं A माइनस डी A और A प्लस डी लिख रहा हूं तो कॉमन डिफरेंस D से चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 3 टर्म्स है तो एपी के अंदर ही। अब कई बच्चे कहते हैं सर इसमें फिर ऐसा क्यों, तो इसमें अगर A माइनस डी से A प्लस 2D लिखूंगा तो फिर लास्ट में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कंडीशन क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को A माइनस 3D से सॉल्व कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को क्या याद रखना है, 4 टर्म्स के अंदर A माइनस 3D, फिर A माइनस 3D में कॉमन डिफरेंस अगर 2D लेके चलता हूं तो A माइनस 3D से नेक्स्ट क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस 2D होने पे A माइनस 3D का नेक्स्ट क्या आएगा, 2D A माइनस डी आ जाएगा। फिर इसमें 2D को अगर ऐड करते हो तो A प्लस डी आ जाएगा, और फिर 2D को ऐड करते हो तो A प्लस 3D। तो बेसिकली क्वेश्चन 3 या 4 टर्म्स में आता है, अगर 5 में आता है तो वापस से वही कहानी है, A माइनस 2D A माइनस डी A प्लस डी A प्लस 2D। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के अंदर 3 टर्म्स या 4 टर्म्स से आता है, 5 टर्म्स नहीं आता है। और आ भी जाए तो ध्यान रखिएगा, जैसे 3 टर्म्स को लेट करते हैं सेम उसी कंडीशन के साथ 4 टर्म्स को लेट कर, मतलब उसी कंडीशन के साथ 5 टर्म्स को लेट करना इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से करोगे तो कैलकुलेशन इजी रहेगा, और अपने हिसाब से अगर A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D रख के करोगे कैलकुलेशन डिफिकल्ट आएगा, ये कंफर्म है। इसलिए इसको अलग से आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस पे क्वेश्चन भी अभी मैं आपको करवा दूंगा
कि 3 टर्म्स और 4 टर्म्स पे अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे परफॉर्म करना है, उसको कैसे वेरीफाई करना होता है। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले अभी स्टार्टिंग में आपको कराया था 3 नंबर्स एक्सप्रेशन आपको दे रखा है और उससे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन लिखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द 3 टर्म्स, for what value of k the 3 terms k minus 1, k plus 3, 3k minus 1, for what value of k 3 terms, कौन कौन से 3 terms, k minus 1, k plus 3 and 3k minus 1 are in AP. For what value of k, for what value of k the 3 terms k minus 1, k plus 3 and 3k minus 1 are in AP, are in AP. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको ये बताना है कि k के किस वैल्यू के लिए, k के किस वैल्यू के लिए ये जो 3 टर्म्स है वो आपके AP के अंदर है। तो अभी मैंने आपको कंडीशन समझाया था, अगर कोई भी 3 टर्म्स AP में होते हैं तो आप यही कंडीशन अप्लाई करते हो, लेट A1 जो आपका है वो k-1 बन गया, या ABC लेट कर लो, A आपका ये हो गया, B आपका k+3 हो गया और C आपका 3k-1 हो गया। ठीक है, ये कंडीशन है, A आपका k-1, B आपका k+3, C आपका 3k, वैल्यूज दे रखी है इसलिए इनको ABC या A1 A2 A3 करके लिख सकते हैं क्या। और अगर कंडीशन क्या है, सेंस ABC आर इन AP, अगर ये 3 वैल्यू AP में होते हैं तो देयरफॉर आप सबको पता है B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2, इसीलिए तो आपको अर्थमेटिक मीन करवाया था अभी कि अगर 3 नंबर्स AP के अंदर है, अभी अर्थमेटिक मीन क्यों समझाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है 1 मार्क्स के अंदर। अगर 3 नंबर्स AP के अंदर है तो मानते हैं स्टैंडर्ड के वो A है, B है और C है, तो डायरेक्ट लिखा जाता है 3 नंबर्स आर इन AP, देयरफॉर जो मिडिल टर्म आपका है 3 में से B, वो आपके फर्स्ट और लास्ट का अर्थमेटिक मीन होता है, तो B इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। तो B का वैल्यू आपके पास में कंडीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड A B C, B का वैल्यू आपके पास में है k+3 इक्वल टू A वैल्यू है k-1 प्लस C वैल्यू है 3k-1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो k+3 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, k+3 के 4k -1 -1 -2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2k + 6 इक्वल टू 4k -2। चेंज करते हैं k की वैल्यूज के लिए, तो 2k प्लस 4k आ गया -4k में, -2 प्लस 6 चेंज हो गया -6 में, 2k -4k, 2k -4k बन गया -2k, 2k -4k -2k, -2 -6 -8, माइनस से माइनस कैंसल, k is equal to 8 upon 2 4. So that means for what value of k the given sequence is an AP, for k is equal to 4, for k is equal to 4 the given sequence, the given 3 terms are in AP. तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन अगर आपसे ये कहता है for what value of k the given 3 terms are in AP, और क्वेश्चन अगर आपसे ये कहता है find the value of k for the given sequence the given 3 terms are in AP, दोनों का मतलब एक ही है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की किस वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि इन तीनों का आपको AP में कंसीडर करके चलना है, क्योंकि अगर कंडीशंस पे क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, तो इसका मतलब आपको ये मान के चलना है कि ये तीनों जो टर्म्स है वो AP को फॉलो कर रहे हैं, तभी तो उसके लिए k आपको फाइंड आउट करना है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर AP तो दे ही नहीं रखा, तो AP की कंडीशन के लिए ही तो k पूछा है, तो कंडीशन तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि अगर ABC AP में है तो जो आपका मिडिल टर्म B होता है वो A प्लस C अपॉन 2 एक्सप्रेस करके इस तरीके से आपको k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब देखिए, बिना किसी सीक्वेंस के AP के अंदर कोई रिजल्ट जब प्रूफ करने के लिए आता है तब कैसे प्रूफ करते हैं, लिखिए कॉपी के अंदर, लिखिए क्वेश्चन, इफ फोर्थ टर्म ऑफ AP, कंडीशन लिखिए, इफ फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, if fourth term of an AP is 0, then prove that its 25th term, then prove that its 25th term is 3 times its
11th term. Prove that its 25th term is 3 times its 11th term. और क्या दे रखा है गिवन में? 4th term of EP is 0. तो लिखिए सबसे पहले कंडीशन में, let the first term be A and common difference be D. लिखिए कॉपी में, let the first term be A and common difference be D. तो नेक्स्ट लाइन में we have, और we have करके आपको दे रखा है A4 equal to 0. फोर्थ टर्म ऑफ AP is 0, that means A4 equal to 0. तो जनरल कंडीशन से अगर A4 को देखते हैं तो A4 आपका क्या होता है? A plus 3D. तो प्लस 3D चेंज होके माइनस 3D आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया. क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया A और D में रिलेशन. अब ना तो A फाइंड आउट हो सकता है ना D फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि दूसरा रिलेशन है ही नहीं. तो अब इस A को D के टर्म्स में ही यूज करके और इस कंडीशन को वेरीफाई कर देते हैं. क्या 25th टर्म का जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स 11th टर्म के वैल्यू के साथ मैच होना चाहिए. तो नाउ इसका मतलब ये हो गया कि पहले आप 25th टर्म को कैलकुलेट कर लीजिए. इसका मतलब ये हो गया कि पहले आप 25th टर्म को कैलकुलेट कर लीजिए. तो A 25th होता है क्या? A plus 24D. फ्रॉम इक्वेशन 1 A वैल्यू कितना है? -3D प्लस 24D. कितना आ गया? 21D. कहां से वैल्यू पुट किया? फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 से जो A का वैल्यू है वो -3D आपने पुट कर दिया. -3D प्लस 24D का वैल्यू आ गया 21D. एंड अब किसके इक्वल प्रूफ करना है वो बताइए? 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म. तो मैं कैलकुलेशन में क्या कर रहा हूं? 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म कैलकुलेट कर रहा हूं. और अगर इसका आंसर 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म का भी 21D आता है, जो मैंने 25 का निकाला हुआ है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है? इक्वल है. तो चेक करना है ना, वेरीफाई करना है. तो A 25th का वैल्यू का आंसर और 3 टाइम्स A 11th के वैल्यू का आंसर क्या आना चाहिए? मैच होना चाहिए. तो 3 टाइम्स ऑफ A 11 अगर कैलकुलेट करता हूं, 3 का 3 ब्रैकेट में, A 11 का मतलब हो गया A plus 10D. ठीक है. फिर से इक्वेशन 1 से अगर वैल्यू पुट करता हूं 3 का 3, A वैल्यू है -3D. तो -3D प्लस 10D आप सबको पता है कितना होता है? 3 into 7D. और 3 into 7D कितना हो गया? 21D. तो 25th टर्म का वैल्यू भी 21D है. D की वैल्यू नहीं आ सकती, लेकिन एक्सप्रेशन तो सेम है. 25th का वैल्यू भी 21D है और 3 टाइम्स ऑफ A 11 का वैल्यू भी 21D है. Therefore A25 is equal to 3 times A11. Hence proved. बताइए प्रूव हुआ नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? तो कई बच्चे सोच रहे कि यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होगा. बिल्कुल नहीं. जब A और D के इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है तो वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं हो सकता. तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक्सप्रेशन को बैलेंस करना होता है, एक्सप्रेशंस को आपस में इक्वल बताना होता है. तो 25 जो वैल्यू है वो भी D के टर्म्स में 21D, और 3 टाइम्स ऑफ A11 ये भी D के टर्म्स में 21D. दैट मींस 25th टर्म ऑफ AP इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म. समझ में आ गया आप सबको? इस तरीके से क्वेश्चन करना है. लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में. अब देखिए, अभी जो मैंने आपको 3 टर्म्स और 4 टर्म्स का कराया था, तो ये क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, बाकी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में मिल जाएगा. तो लिखिए क्वेश्चन में, डिवाइड 32 into 4 parts. Divide 32 into 4 parts with 4 terms of an AP. Divide 32 into 4 parts. Divide 32 into 4 parts with 4 terms of an AP. समझ में आया? Divide 32 into 4 parts with 4 terms of an AP. मतलब जिन 4 पार्ट्स आप डिवाइड करोगे वो 4 टर्म्स जो होंगे वो किसके होंगे? Which 4 terms of an AP. Which 4 terms of an AP. फिर आगे लिखिए, such that divide 32 into 4 parts which 4 terms of AP such that the product of first and last term such that the product of first and last term such that the product of first term and last term is to the such that the product of first term and the last term is to the product of second and third term
second term and the third term as 7:50. वापस से पूरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा. Divide 32 into 4 parts with 4 terms of an AP such that the product of first term and the fourth term is to the product of second term and third term as, किस तरीके से है वो प्रोडक्ट का वैल्यू, as 7:50. 7:15 का मतलब समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है उसका किसके साथ, is to the, is to का मतलब वो रेशियो को जो बनाना है किसके साथ बनाना है, is to the second term and the third term as, इसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, 7:50. तो सबसे पहले यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि डिवाइड 32 into 4 पार्ट्स. अब जिसको कंडीशन याद नहीं रहेगा वो तो एग्जाम में गलती करेगा क्या कि लेट द 4 पार्ट्स आर a plus b a plus 2d a plus 3d. लेकिन जिस स्टूडेंट्स को मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट याद रहेगा वो ऐसा नहीं करेगा. वो क्या लिखेगा, लिखे कॉपी में, लेट द 4 parts of AP, let the 4 parts of an AP as, क्या क्या हो जाएगा 4 parts of an AP as a minus 3d a minus d a plus d a plus 3d. ये सबसे पहले आपको लेट करना है क्या, let the 4 parts of an AP as, let the 4 parts of an AP as a minus 3d a minus d a plus d a plus 3d. क्लियर है यहां तक. नाउ अब आपको पता है कि इन सब का सम कितना है, 32 है. नाउ सम ऑफ 4 पार्ट्स, सम ऑफ 4 पार्ट्स कितना है, 32 है. मैं अप्लाई करता हूं सम ऑफ 4 पार्ट्स. तो पहला पार्ट का एक्सप्रेशन a माइनस टी डी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म a माइनस डी, थर्ड टर्म a प्लस डी, फोर्थ टर्म a प्लस 3d इज इक्वल टू 32. तो कैलकुलेशन को रिड्यूस करते हैं तो इसीलिए आपको ये एडवांटेज बताया था कि 3d से 3d कट हो जाएगा, d से d कट हो जाएगा. तो 4a इज इक्वल टू 32. तो आप सबके पास में a का वैल्यू आ गया 32/4 दैट इज 8. तो कितने इजी तरीके से आपका a कैलकुलेट हो गया. अब a कैलकुलेट हो गया तो d कैलकुलेट करना है. इसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही था सम ऑफ 4 पार्ट्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट कौन है a माइनस 3d, फोर्थ कौन है a प्लस 3d. जो सीक्वेंस माना है उसमें फर्स्ट और लास्ट है a माइनस 3d a प्लस 3d इज टू द, किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म एज, किसके इक्वल है, क्या बताया था, 7:50. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म एज 7:15. तो रेशियो का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट रेशियो, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट क्या है 7:15. इसी को इस तरीके से भी कहता है जब 4 नंबर्स एपी में होते हैं और रेशियो की कंडीशन होती है तो ऐसा भी लिखा जाता है क्या, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ये भी ध्यान से सुन लेना, लैंग्वेज में क्या आता है, प्रोडक्ट रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम्स का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो मीन्स में कौन कौन है, मीन में है आपका सेकंड और थर्ड. तो फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और थर्ड, इनका जो रेशियो है वो आपका 7/15 है. सिंप्लीफिकेशन जब करते हैं तो a माइनस बी ए प्लस बी, क्या आइडेंटिटी लगता है a माइनस बी ए प्लस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर. a माइनस बी ए प्लस बी का आइडेंटिटी ओपन कर रहा हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, a माइनस बी ए प्लस बी का आइडेंटिटी ओपन कर रहा हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, इक्वल टू में है 7/15. क्लियर है. आगे सॉल्यूशन को करने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं. सबसे लास्ट में जाके a की वैल्यू पुट करूंगा जो मेरे पास में 8 है, ध्यान रखिएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15a स्क्वायर माइनस 15 9 जा 135. क्लियर है. 15 9 जा 135 d स्क्वायर. 7 से मल्टीप्लाई किया 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, इंटरचेंज कर दिया.
इंटरचेंज अगर कर रहा हूं तो यहां से देखिएगा 15a² माइनस 7a² प्लस का 7 स्क्वायर इधर माइनस का आ गया, उधर माइनस 135d² जो है वो प्लस में चेंज हो गया, 135d² और 7d² यहां से पहले से माइनस का है, ठीक है। तो 15 माइनस 7 कितना हो गया 8a², 135 में से 7 चला गया, 15 माइनस 7 8, 128d²। तो 8 का तो 8 है, अब a की वैल्यू पुट कर रहा हूं, कितना है a का वैल्यू भी 8 है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 128d²। तो सिंपल सी बात, d² इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 128। तो 8 से इसको कैंसिल करते हैं, 8 1 जा 8, 128 कितने टाइम चला गया, 8 1 जा 8, पीछे क्या बचा 4, 48, 8 6 जा 48, फिर 8 की टेबल से 16 2 टाइम्स, फिर 2 की टेबल से 8 4 टाइम्स। तो सब कुछ रिड्यूस होने के बाद में d² का 4 वैल्यू आ गया। रिडक्शन तो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो d² 4 है, तो d² अगर 4 है तो स्क्वायर हटा के जब भी रूट लगाते हैं, तो अगर आप गलती करते हो तब तो गलत बात है, लेकिन अगर सही लिखना जानते हो तब आपको पता है कि स्क्वायर लगा के स्क्वायर रूट लगाते हैं, जब स्क्वायर को हटा के जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो हमेशा प्लस और माइनस में आता है। और क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका मतलब डी का वैल्यू +2 भी लेना होगा और डी का वैल्यू आपको -2 भी लेना होगा। तो ए का तो ए की वैल्यू है कितना 8, लेकिन डी के दो वैल्यू है, एक +2 और एक -2। तो ये आप लोगों को कंप्लीट नोट करना है। 4 टर्म्स सम किया, ए आ गया, इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब फर्स्ट और फोर्थ और सेकंड और थर्ड, ये रेशियो किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी का वैल्यू आ गया +-2। क्लियर है। तो a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू अगर +-2 है, नाउ व्हेन a इज इक्वल टू 8 d इज इक्वल टू 2, तो सिंपल सी बात है, जब a 8 है और d 2 है, 4 टर्म्स, तो जो AP के 4 टर्म्स है उन 4 टर्म्स को आपने क्या क्या लिखा हुआ है, a - 4d, सॉरी a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। तो ये जो 4 टर्म्स है वो क्या आएंगे, दैट इज a वैल्यू 8 है, d वैल्यू 2 है। आप खुद समझ आ रहे हैं, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। a वैल्यू 8, d वैल्यू 2, 3 2 6, 8 - 6 2, a - d 8 - 2 6, a + d 8 + 2 10, a + 3d, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 + 8 40। क्लियर हो गया। एंड सेकेंड कंडीशन, व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू -2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहले पॉजिटिव से 4 टर्म्स निकाल दिए, अब नेगेटिव से 4 टर्म्स निकाल लेंगे। 4 टर्म्स, क्योंकि आपको 4 टर्म्स निकालने हैं 32 के, तो 4 टर्म्स वापस से यही है क्या, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। तो ये क्या बनेगा आंसर, दैट इज, अब देखिए d का वैल्यू -2 पुट करना है, ध्यान से सुनिएगा। d का वैल्यू अगर -2 पुट करना है तो -3 इंटू -2 +6 हो गया, और 8 है तो 8 + 6 14, a - d, d वैल्यू -2 पुट करूंगा तो -2 8 + 2 10, d वैल्यू -2 पुट करूंगा तो 8 - 2 6, और d वैल्यू -2 पुट करूंगा तो 3 इंटू -2 -6, 8 - 6 2। So what are the 4 parts of 32? Either 2, 6, 10, 40 or 14, 10, 6, 2. These are the 4 parts. Which 4 terms are in AP? ये 4 parts तो जरूर है, लेकिन ये 4 के 4 parts किसमें है, ये 4 के 4 parts किसमें है, AP में है, चेक कर लो। 2, 6, 10, 14 +4 करने पे आ रहा है, 14, 10, 6, 2 -4 करने पे ऐड करने पे आ रहा है। So these are the 4 parts in which 32 is divided, and each part and each term as an AP. These 4 parts are an AP. क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स पे आता है बेटा, तो आपको याद से 3 टर्म्स के अंदर a - d, a और a + d, और 4 टर्म्स के अंदर याद से a - 3d, a - d, a + d, a + 3d लिखना है। गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। भूल गए कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और क्या होगा वो मेरे को पता भी नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनरल क्वेश्चन और करते हैं nth टर्म पे, फिर आपका ये जनरल टर्म्स पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर n टर्म्स के सम के बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। फिर आगे लिखिए, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, the difference between their 100th term is 100. The difference between their 100th term is 100. Find the difference between their 1000th terms. वापस से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। Two APs have same common difference. Two APs have same common difference. The difference between their 100th term is 100. Find the difference between their 1000th terms. Find the difference between their 1000 terms. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में let common difference of both APs, let common difference of both APs be D, and first term of both APs as A and B। देखिए बेटा, बहुत सिंपल सी बात है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि दोनों AP का कॉमन डिफरेंस तो सेम है। तो कॉमन डिफरेंस का एक्सप्रेशन तो मैंने वही लिखा है जो नॉर्मली अपने होता है D है, लेकिन क्योंकि दो AP अलग अलग है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि दोनों का फर्स्ट टर्म सेम हो। इसलिए मैंने सीक्वेंस के अंदर एंड फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ APs एज, जो फर्स्ट टर्म है दोनों एपीज के, वो एक एपी के लिए जैसे ए करके हो गया और दूसरे एपी के लिए बी करके हो गया। सो नाउ टू एपीज, तो पहले तो वो दो एपी क्या होंगे वो अपने बात करते हैं, A1 A2 सॉरी ए और करके लेट किया तो ए हो गया, A प्लस डी हो गया, A प्लस 2D हो गया। एक तो ये सीक्वेंस बन गया, ठीक है। एंड जो दूसरा एपी है, दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म बी है, तो इसमें बी प्लस डी, इसमें बी प्लस 2D। ये किसी को कंफ्यूजन? क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का कॉमन डिफरेंस डी है, तो डी को कॉमन डिफरेंस को डी रखा है मैंने, जो नॉर्मली अपने एक्सप्रेशन में ऐड करते हैं। लेकिन दो एपीज है, तो दो एपीज में कॉमन डिफरेंस डी अगर सेम होगा, इसका मतलब दोनों का फर्स्ट टर्म डिफरेंट होगा। इसलिए मैं दोनों के फर्स्ट टर्म को, एक को ए से एक्सप्रेस किया, एक को बी से एक्सप्रेस किया है। तो जनरल अगर मैं लिखता हूं दोनों एपी को, नाउ टू एपीज, एक हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इस तरीके से चलेगा। एक आपका चलेगा बी प्लस डी, बी प्लस 2D अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए जनरली कोई भी अगर एक्सप्रेशन होता है उसको आप ए एन से लिखते हो, तो यहां पे फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म ए है और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म बी है। तो जब दोनों के जनरल एक्सप्रेशन लिखोगे, जैसे इसका जनरल टर्म जो होता है वो ए एन हो जाएगा और इसका जो जनरल टर्म है वो बी एन करके हो जाएगा। अगर एपी का फर्स्ट टर्म ए है तो उसके जनरल टर्म को ए एन से लिखते हैं, तो अगर एपी का फर्स्ट टर्म बी है तो उसके जनरल टर्म को बी एन से लिख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने टर्म्स के डिफरेंस की बात कर रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। तो 100th टर्म फर्स्ट एपी का A100, सेकंड एपी का B100, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो वैल्यू कितना है? 100 है। वापस सुन लीजिएगा, फर्स्ट एपी के 100th टर्म का सेकंड एपी के 100 टर्म से जो डिफरेंस है वो आपका 100 है, और ये यहां पे लेट करना होगा सच दैट, एक कंडीशन यहां पे नोट कर दीजिए बेटा, जो फर्स्ट टर्म आप लेट कर रहे हो उसमें आपको ये मान के चलना पड़ेगा क्या? सच दैट A ग्रेटर देन B। कोई भी एक कंडीशन मान लीजिए, चाहे A को B से ग्रेटर मान लो और चाहे B को A से ग्रेटर मान लो। अगर A B से ग्रेटर है तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो A अगर B से अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब जब डिफरेंस आप करोगे तो जिसका टर्म फर्स्ट A है उसका 100 टर्म वैल्यू ग्रेटर होगा किससे? सेकंड एपी के 100 टर्म के वैल्यू से। समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि A ग्रेटर B से माना है, तो जब डिफरेंस करोगे तो इसके 100 टर्म्स का इसके 100 टर्म्स के साथ जब डिफरेंस होगा तो A 100 ही ग्रेटर होगा, क्योंकि वहां पे फर्स्ट टर्म A ग्रेटर है। क्या लिखते हैं A 100 का जनरल एक्सप्रेशन? A 100 को लिखते हैं A प्लस 99D, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग A 100 A प्लस 99D। B 100 को लिखेंगे B प्लस 99D, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपका 100 है। जब आगे कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो A प्लस 99D ब्रैकेट ओपन किया, माइनस B माइनस 99D इज इक्वल टू 100,
99D 99D, क्योंकि D तो दोनों का सेम है, कैंसिल हो गया। तो एक रिलेशन आ गया क्या, A माइनस B इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 1। A माइनस बी इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब आपको फाइंड आउट क्या करना है बताइए। ये तो हो गया 100 टर्म्स का डिफरेंस जो 100 दे रखा है। अब आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। सो नाउ 8000 माइनस B1000 फाइंड आउट करना है। तो 8000 का जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं A प्लस 999D, और B1000 का जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे B प्लस 999D। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। फर्स्ट एपी का टर्म्स ए है और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म बी है, तो जनरल एक्सप्रेशन 8000 और B1000, कॉमन डिफरेंस सेम है डी, तो यही एक्सप्रेशन बनेगा। ब्रैकेट ओपन करूंगा, A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, तो ये एक्सप्रेशन फिर कैंसिल हो गया और वैल्यू आ गया A माइनस B, जो कि आपके पास में कितना है फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना A माइनस B का वैल्यू 100, दैट मीन्स 8000 minus B1000. So tell me what is the difference between their 1000 terms? Difference between their 1000 terms is also 100. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक कोई जनरल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप का जिसमें आपको कंडीशन क्या मिल रहा है, 2 APs have the same common difference, अगर 2 AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर 2 AP में कॉमन डिफरेंस सेम है तो डेफिनेटली उनके किसी भी टर्म्स का डिफरेंस कर लो, वो हमेशा आंसर सेम रहेगा। अगर 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस 100 आएगा, 10,000 टर्म्स का डिफरेंस भी 100 आएगा और मिलियंथ टर्म का डिफरेंस भी 100 आएगा, बिकॉज बोथ हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस। So these are the questions based on the general terms of the AP related to the AN formula, A plus n minus 1 multiply D। तो ये सारे लेक्चर्स आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है for this AN expression. In the next lecture, in the next video, we will continue with the sum of the n terms of the AP with the different types of the concepts. तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी आप यहां तक स्टडीज कीजिए अच्छे से, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।